स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम तुषार है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उसका नाम निधि था। निधि मुझे जान से ज़्यादा प्यारी हो गई थी। उससे मुझे इतना प्यार हो गया था कि मुझे उसके अलावा कोई और लड़की अच्छी ही नहीं लगती थी। जितना प्यार मैं निधि से करता था उतना ही प्यार वो भी मुझसे करती थी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। मेरे पापा का रेस्टोरेंट था और मैं वहाँ पर कभी कभी चला जाता था। मैंने वहाँ पर पहली बार निधि को जब देखा था तभी से मुझे उससे प्यार हो गया था। वैसे तो मैं रेस्टोरेंट में कभी कभी किसी काम के सिलसिले में चला जाता था, मगर जब से मैंने वहाँ पर निधि को देखा था तो मैंने वहाँ पर हर रोज़ जाना शुरू कर दिया था, सिर्फ़ और सिर्फ निधि की एक झलक देखने के लिए। क्योंकि अक्सर निधि वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ आती थी। मेरी फैमिली में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। हम 2 भाई थे और मेरी 2 बहनें थीं और मेरे मम्मी पापा, हम सब लोग अपनी फैमिली में खुशी खुशी रह रहे थे। मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। मेरी एक बहन की शादी हाल फिलहाल में हो गई थी। अब सबसे छोटी बहन बची थी, लेकिन घर में मेरी मम्मी मेरी शादी करना चाहती थी, मगर मैं दिल ही दिल में निधि को पसंद करने लगा था। अभी तक मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, लेकिन एक दिन हार कर मैंने निधि को प्रपोज़ कर ही दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी मोहब्बत किसी और के हवाले हो जाए और फिर देर हो जाए और मैं पछताता रह जाऊं। मैंने जब निधि को प्रपोज़ किया तो वो पहले तो नहीं मान रही थी, मगर फिर जब मैंने उसे अपनी मोहब्बत के दावे दिखाए तो वो मेरी मोहब्बत के जाल में फंस गई थी। इधर घर में मेरी मम्मी मेरी शादी करना चाहती थी। हर रोज़ मुझे एक नई लड़की का फ़ोटो दिखा रही थी और मैं हर लड़की को नापसंद कर दिया करता था। निधि की हाँ सुनने के बाद मैं बहुत खुश था। इसलिए घर आते ही सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को निधि की फ़ोटो दिखाई थी और उसके बारे में सब कुछ बता दिया था कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। मगर मेरी मम्मी का मूड निधि की फ़ोटो देखकर ख़राब हो गया था, क्योंकि निधि ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। वो एक नॉर्मल सी शक्ल वाली लड़की थी, लेकिन मुझे उसकी छोटी छोटी शरारतें और उसकी मासूमियत बहुत पसंद थी। निधि भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके परिवार वाले बहुत ख़ानदानी लोग थे और लव मैरिज के अगेंस्ट थे। इसलिए निधि का कहना था कि तुम अपनी फैमिली को मेरे घर रिश्ता लेकर भेज दो, इस तरह तो हमारी शादी पॉसिबल है। मेरी मम्मी का मूड ख़राब हो गया था। उनका कहना था कि वो मेरी शादी निधि से नहीं करवाना चाहते। उनकी चाहत है कि वो अपने घर की बहू इतनी ज़्यादा खूबसूरत लाना चाहती है कि पूरा मोहल्ला उसे देखता रह जाए। मेरी मम्मी एक ऐसी औरत थी जो लोगों में अपनी एक इमेज बनाकर रखती थी। उन्होंने पूरे मोहल्ले में ये बात वायरल की हुई थी कि उनके 2 बेटे हैं और वो दोनों ही बेटों के लिए खूबसूरत लड़की लेकर आएंगी। इसलिए उन्होंने निधि का फ़ोटो देखते ही साफ इनकार कर दिया था। मम्मी का इनकार सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। निधि और मेरे बीच एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था। हम दोनों की बातें होते हुए काफ़ी दिन हो गए थे। मेरी मम्मी मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने निधि से कहा कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन निधि एक शरीफ खानदान की बेटी थी। उसने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ, मगर मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिससे मेरी फैमिली की इज्जत खराब हो जाए। मैं उसे यह बताकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता था कि मेरी मम्मी को तुम पसंद नहीं आई हो, वरना उसे ऐसा लगता कि उसके अंदर कोई कमी है। मैंने इस बारे में अपने पापा से बात की और उनको निधि का फ़ोटो दिखाया तो मेरे पापा को निधि देखते ही पसंद आ गई थी। मैंने अपने पापा से जिद करके कहा था कि मैं इस लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ। अगर मेरी शादी निधि से नहीं हुई तो मैं शायद मर जाऊँगा। मेरी बात सुनकर मेरे पापा डर गए थे। उन्होंने मम्मी को डांट दिया था और कहा था कि अगर घर में बहू आएगी तो यही लड़की बहू बनकर आएगी। मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों को ही निधि पसंद नहीं आई थी, इसलिए दोनों का मूड ऑफ था। मेरी बड़ी बहन तो शादी करके दूसरे शहर चली गई थी, इसलिए उसे फ़ोटो सेंड कर दिया गया था। उसे निधि पसंद आ गई थी, उसकी भी हाँ थी। पापा ने फैसला कर लिया था कि वो मम्मी को लेकर निधि के घर जाएंगे। मम्मी जाना तो नहीं चाहती थी, मगर पापा के कहने पर वो चली गई थी। इस तरह निधि की फैमिली ने मुझे भी देखकर पसंद कर लिया था और फिर हम दोनों की शादी हो गई। निधि विदा होकर मेरे घर आ गई थी। मैंने अपने पापा के ही रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई थी।
इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझ गया था। हम दोनों की शादी को 1 हफ्ता हो गया था। मैं निधि का साथ पाकर बहुत खुश था, मगर निधि का मूड मेरी तरफ से खराब हो रहा था। मैं उसके मूड को समझ नहीं पाया था। वो रोई रोई सी लगती थी। मुझे लगा शायद वो अपनी फैमिली और अपने घर से दूर हो गई है, इसलिए उसकी कंडीशन ऐसी हो रही है। मगर वो तो किसी और वजह से परेशान थी, जिसको मैं समझ नहीं सका था। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। मुझे पापा ने रेस्टोरेंट में ही मैनेजर के तौर पर रख लिया था, क्योंकि अब मेरे पापा बीमार रहने लगे थे, इसलिए उन्होंने घर में रहने का फैसला कर लिया था। अब मैं रेस्टोरेंट की सारी जिम्मेदारी संभाल रहा था। सुबह जल्दी घर से निकलता और रात को देर से घर आता। मैं निधि को अपने करीब करने की कोशिश करता, तो वो मेरे करीब नहीं आती थी। पता नहीं उसका मूड ऐसा क्यों था, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मगर एक अजीब बात ये भी थी कि धीरे धीरे मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर ने निधि को एक्सेप्ट कर लिया था। मुझे इस बात की खुशी थी कि वो दोनों वक्त के साथ साथ मेरी पत्नी को एक्सेप्ट कर चुकी थी। मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर का मूड मेरी पूरी शादी में ऑफ रहा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया था। इधर अपनी पत्नी का मूड खराब देखकर मैं थोड़ा घबरा जाता था। मुझे उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लगती थी। मैं अपनी पत्नी को अपने करीब करने की कोशिश करता, तो वो मुझसे दूर दूर रहती थी, न मुझसे कोई बात करती थी। निधि की ऐसी कंडीशन शादी से पहले तो नहीं थी। शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे से गार्डन में मिलने भी जाते थे और एक दूसरे से फ़ोन पर रोज़ बातें भी करते थे। शादी हो जाने के बाद हम एक दूसरे के बंधन में बंध गए थे, तो फिर वो मुझसे दूर दूर क्यों रहने लगी थी। अब मेरा उस पर हक था, और अभी तो हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था, फिर उसने मुझसे दूरी क्यों कर ली थी। एक दिन मैं जल्दी घर आ गया था, तो मैंने देखा कि निधि अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उसके रोने की वजह पूछी, तो वो कहने लगी कि तुम्हारी मम्मी और बहन को अगर मैं पसंद नहीं थी, तो उन्होंने तुम्हारी शादी मेरे साथ क्यों करवाई। मैंने उसे कहा कि तुम ये कैसा सवाल कर रही हो। अब उन दोनों का मूड तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहता है और वो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है। निधि कहने लगी कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मम्मी और बहन मुझ पर बहुत अत्याचार करती हैं। मैं उनका अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज़ तुम मुझे डिवोर्स दे दो। निधि की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या। मैं अभी जाकर मम्मी से बात करता हूँ। मैं अपनी मम्मी के कमरे में गया, तो मेरी मम्मी और बहन भी एक दूसरे के पास बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। मैंने उनसे रोने की वजह पूछी, तो वो दोनों कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी के साथ हम इतना अच्छा बिहेव करते हैं, फिर भी उसका मूड ख़राब रहता है। हम जानते हैं कि तुम्हारी पत्नी रोने का नाटक कर रही होगी और उसने तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का दिया होगा। मेरी मम्मी कहने लगी, बेटा मुझे भले ही तुम्हारी पत्नी पसंद नहीं थी, मगर शादी हो जाने के बाद मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, और वो इस बात को मान क्यों नहीं लेती कि वो इस घर की बहू है। मैंने मम्मी से कहा कि आप सीधी सीधी बात बताओ कि आखिर हुआ क्या है। आप दोनों पहेलियाँ बुझा रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी सारा दिन मोबाइल में लगी रहती है। अगर हम उसे किसी काम के लिए कहते हैं, तो कहती है कि मैं घर में काम करने के लिए नहीं आई हूँ। मम्मी रोते हुए कहने लगी, बेटा आज मैंने तुम्हारी पत्नी से खाना बनाने के लिए कह दिया था, जिस पर उसने साफ इनकार कर दिया और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। बस इतनी सी बात थी और कोई बात नहीं। मेरी मम्मी की बात सुनकर मैं निधि से मिलने के लिए गया और मैंने उसे जाकर समझाया कि निधि ये तुम्हारा घर है, अब तुम्हें इस घर में रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। वो मेरी बात सुनकर चौंक गई और कहने लगी, तुषार मैं इस घर की बहू हूँ, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आपकी मम्मी झूठ बोल रही है। एक तो मैं थका हुआ था, ऊपर से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आया और मैंने उसे कहा कि मेरी मम्मी झूठ नहीं बोल रही, तुम ही झूठ बोल रही हो। तुम न जाने कैसी हो गई हो, तुम मुझसे भी दूरी बनाए रहती हो। कहीं से भी हम दोनों को देखकर लगता है कि हम दोनों नए कपल्स हैं। अपनी पत्नी को डांटकर मैं बाथरूम में नहाने के लिए चला गया था। बाथरूम से बाहर निकला तो मेरी पत्नी रोते रोते सो गई थी। इसी तरह काफ़ी दिन हो गए थे। घर आता तो हर रोज़ का हंगामा हो गया था। कभी मम्मी मुझसे निधि की शिकायत करती, तो कभी निधि मम्मी और मेरी बहन की शिकायत करती थी। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं इन सब बातों से बहुत तंग आ गया था। मैं अपनी माँ बहन और अपनी पत्नी के बीच में दबकर रह गया था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं।
मैं अगर अपनी मम्मी से कुछ कहता तो वो मुझे रो रो कर वास्ते देती और कहती कि तुम इस लड़की के कहने में आकर अपनी माँ से लड़ते हो। और अगर निधि को समझाने की कोशिश करता तो वो कहती कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। मैं इन सब से बहुत तंग आ चुका था। मैं अपनी पत्नी से नाराज़ रहने लगा था। मुझे भी सुकून की ज़रूरत थी, इसलिए मैं अपने रेस्टोरेंट के ऑफिस में ही रात को रुकने लगा था और सारी रात वहीं पर गुजारता था। जब मैंने इस बारे में पापा से बात की तो वो कहने लगे कि ये घर की औरतों का मामला है, तुम उनके बारे में मत बोला करो। मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ होटल में था, तब अचानक निधि की कॉल आई और वो कहने लगी कि वो अपने मायके जा रही है। मैंने उसे जाने की परमिशन दे दी थी, लेकिन रात को जब वो घर वापस आई तो अपने साथ अपने भाई और पिता को भी लेकर आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे यहाँ रहते हुए हमारी बेटी बहुत कमज़ोर हो रही है। आखिर इसके साथ ऐसा भी क्या किया जा रहा है जो उसकी हालत ऐसी हो रही है। मैंने उन लोगों को समझाया कि मेरी तरफ से निधि को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो निधि से पूछ सकते हो। निधि ने यही कहा था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने अपने घर वालों के सामने मेरी माँ और बहन की शिकायत कर दी थी, जिस पर वो लोग शिकायत लेकर हमारे घर आए थे कि उनकी बेटी को यहाँ पर तंग क्यों किया जा रहा है। मेरी मम्मी और छोटी बहन इस बात पर बहुत रोई थी। मेरे छोटे भाई का भी कहना था कि भैया, भाभी को अपने मायके जाकर इस तरह शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। मैंने जैसे तैसे अपने ससुराल वालों को समझा बुझाकर भेज दिया था, मगर मेरा मूड निधि की तरफ से बहुत ख़राब हो रहा था। मैंने निधि को डांट दिया था कि तुम्हें इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो हर बार मुझसे यही कह देती कि तुम्हारी माँ और बहन मुझ पर अत्याचार करती है। मैं उस पर हाथ उठाने ही वाला था। मैंने कहा कि तुम हर बार मेरी माँ और बहन पर इसी तरह का आरोप लगाती हो, और अब की बार तो तुमने इतनी घटिया हरकत की है कि मेरा दिल कर रहा है तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल दूं। तो वो कहने लगी कि हाँ, तुम मुझे इस घर से धक्के मारकर ही निकाल दो, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी मोहब्बत है, मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता था। वो बहुत रो रही थी। मेरी मम्मी और बहन भी कह रही थी कि देखो, तुम्हारी पत्नी ने तो आज बहुत ही घटिया हरकत कर दी। आज अपने घर वालों को हमारे यहाँ शिकायत लेकर आई है। आगे इसके घर वाले पुलिस को भी ला सकते हैं। अगर इसने हम लोगों पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। मुझे अपनी मम्मी की बात बिल्कुल सही लग रही थी, इसलिए मैंने उस दिन निधि से बहुत झगड़ा किया था और मैं झगड़ कर अपने ऑफिस में आकर बैठ गया था। मैंने सारी रात वहीं पर गुजारी थी। कई दिन हो गए थे मेरी इसी तरह से निधि से नाराज़गी चल रही थी और इस वजह से मैं घर पर भी नहीं जा रहा था। पापा मुझे बार बार समझा रहे थे कि घर चलो, छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं, मगर मैं उनकी भी बात नहीं मान रहा था। मैं निधि से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। एक दिन मेरे छोटे भाई की कॉल आई और उसने कहा कि भैया, जल्दी घर आ जाओ, भाभी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। निधि की कंडीशन के बारे में सुनकर मैं घबरा गया था और मैं अपना सारा कामकाज छोड़कर फ़ौरन ही गाड़ी लेकर घर पहुंच गया। मैं जैसे ही घर गया तो निधि बेहोश थी। मैं उसे लेकर फ़ौरन अस्पताल चला गया, लेकिन डॉक्टर की बात पर मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर बता रहे थे कि आपकी पत्नी लाचार हो गई है, अब वो कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। मैंने बौखलाकर अपनी पत्नी की तरफ देखा। वो सर झुकाकर अफसोस में बैठी हुई थी। आज मुझे याद आ रहा था कि निधि मेरी कितनी पसंदीदा लड़की थी, कितने अरमानों के साथ मैंने उससे शादी की थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अचानक निधि के साथ न जाने क्या हो गया। अचानक वो ऐसे लाचार कैसे हो सकती थी। निधि से मैंने पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तो उसने कहा कि मेरी टांगों में काफ़ी दिनों से दर्द हो रहा था। आप मुझसे नाराज़ थे, इसलिए मैंने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया, मगर आज जब मैं बिस्तर से उठकर खड़ी हुई तो फ़ौरन ही गिरकर बेहोश हो गई। मेरी पत्नी अभी मुझे ये बात बता ही रही थी। इससे पहले कभी उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मुझे लगा शायद वो झूठा बहाना बना रही है ताकि वो मुझे खुद से दूर कर सके, मगर डॉक्टर की बात सुनकर मुझे यकीन हो गया था। मैं अपनी पत्नी को घर लेकर आ गया था। मैं बहुत टेंशन में था कि अचानक निधि के साथ इतनी बड़ी परेशानी कैसे हो गई। मैंने घर आकर जब अपनी मम्मी को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी नाटक कर रही है। मैंने अपनी मम्मी को समझाने की कोशिश की कि वो नाटक नहीं कर रही है, वो सच कह रही है। डॉक्टर ने भी मुझे यही बताया है। मैंने अपनी मम्मी से कह दिया था कि निधि घर का कोई काम नहीं करेगी क्योंकि अब वो लाचार हो चुकी है। मेरी पत्नी चीख चीख कर रो रही थी क्योंकि उसकी टांगों से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उसने कहा कि मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उसे दवाई दे दी थी,
मगर उसे फिर भी सुकून नहीं था। मैं उसे दोबारा से डॉक्टर के पास लेकर आया था। डॉक्टर ने दवाई चेंज करके दी थी। हमारी शादी को अब 2 महीने हो गए थे। पिछले काफ़ी दिनों से हम दोनों की नाराज़गी चल रही थी। हम दोनों लड़ाई झगड़े की वजह से एक दूसरे से दूर थे। अब हम इस बात से एक दूसरे से दूर रहने लगे थे कि मेरी पत्नी को अब तकलीफ़ ज़्यादा होने लगी थी। अपनी पत्नी की हालत देखकर मुझे अफसोस हुआ था। वो रोती थी और यही कहती थी कि अगर आप चाहो तो मुझे डिवोर्स दे सकते हो। आप मेरी तकलीफ़ का आइडिया नहीं लगा सकते कि मैं कितनी बड़ी तकलीफ़ से गुजर रही हूँ। मैंने निधि से कहा कि मैं तुम्हें ऐसे कड़े वक्त में कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो कहने लगी कि मैं पिछले कई दिनों से तकलीफ़ झेल रही हूँ, बस आप मेरी कोई बात नहीं सुनते, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। आपको लगा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन अगर शायद आप मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा पाते और आप मुझे पहले ही दिन अस्पताल ले जाते तो शायद आज यह वक्त नहीं आता। मुझे एहसास हो रहा था कि गलती मेरी ही है। मैं उससे कई दिनों से नाराज़ था और अपने ऑफिस में ही रह रहा था। पिछले 1 हफ्ते से मैंने उसकी कोई खैर खबर नहीं ली थी, न उससे फ़ोन पर बात की थी और न घर गया था। शायद इस दौरान ही उसकी तबीयत बिगड़ गई होगी और आज इतना सब हो गया। निधि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। मैंने अपनी माँ और बहन से कह दिया था कि उससे कोई बात नहीं करेगा और ना ही उसे किसी बात पर तंग किया जाएगा। मेरी माँ और बहन मेरी बात पर घबरा जाती थी क्योंकि अब मेरी पत्नी किसी काम के लायक नहीं रही थी। वो सिर्फ अब बिस्तर पर ही रहती थी। 2 महीने शादी के बावजूद भी हम दोनों के बीच शादीशुदा जोड़ों में जो मोहब्बत होती है वो नहीं आई थी। मुझे लगता था कि शायद हम दोनों की ज़िंदगी शादी से पहले ज़्यादा अच्छी थी। हम दोनों दूर थे मगर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब से एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध गए थे तब से ही एक दूसरे से दूर दूर रहने लगे थे। मैं जब भी निधि के करीब जाने की कोशिश करता तो वो मुझे दूर कर देती थी। हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप सिर्फ शादी के 1 हफ्ते बाद तक ही रही थी। उसके बाद ना जाने हम दोनों कितनी दूरियों में बंध गए थे। वो अपनी बीमारी का इल्ज़ाम भी मुझे देने लगी थी। उसका अंदाज भी अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इन्हीं दिनों मेरे मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से कॉल आई। एक लड़की रोते हुए मुझसे पैसे उधार मांग रही थी। वो कहने लगी कि मेरे पापा बीमार हैं और अस्पताल में पड़े हुए हैं। मेरे पास अस्पताल के खर्चे के पैसे नहीं हैं। मैंने भगवान के भरोसे अनजान नंबर पर कॉल मिलाई। आप जो भी हो प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। उस लड़की की आवाज़ से लग रहा था कि लड़की कम उम्र की है। लगातार रोने की वजह से उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। मैं जानता था कि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे थे। मोबाइल पर पैसे बटोरने और माता पिता के इलाज की झूठी कहानी सुनाने वाली लड़कियों ने इस काम को अपना बिजनेस बनाया हुआ था। मैंने फिर उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं तुम्हें ऑनलाइन पैसे नहीं सेंड करूँगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें मुझसे मिलना होगा। मैंने ऐसी हरकत कभी नहीं की थी। न जाने क्यों उस दिन मैंने उस लड़की को मिलने के लिए अपने ही रेस्टोरेंट में बुलाया था। वो शायद सच में मजबूर थी, इसलिए फ़ौरन मान गई थी। मैंने उसे एड्रेस सेंड कर दिया था, मगर उसने कहा कि मैं वहाँ नहीं आ सकती। अगर आपको मेरे पर यकीन नहीं है तो आप मेरे घर आ जाओ। उसने मुझे फिर अपना एड्रेस सेंड किया तो मैं उसके घर पहुँच गया था। वहाँ पर कोई लड़की मौजूद नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे उस एड्रेस पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ वहाँ पर एक छोटी सी दुकान बनी हुई थी। मुझे लगा कि मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है। मैं उस दुकान के करीब गया तो दुकान में चाय का होटल था। मैं वहाँ पर खड़ा ही हुआ था, तभी अगले ही पल एक लड़की जिसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। मैंने अपने कपड़ों का कलर और अपना हुलिया उस लड़की को पहले ही बता दिया था, जबकि उसने मुझे बताया था कि वो नीले रंग के कपड़े पहनकर मुझसे मिलने आएगी। मैंने उस लड़की को बेयकीनी से देखा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी खूबसूरत और कमसीन लड़की होगी। वो मेरे सामने आकर रुकी और कहने लगी, तुषार जी, हमारी फ़ोन पर बात हुई थी, मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। उसने सवाल करते हुए अंदाज में कहा तो मैंने हाँ करते हुए सर हिला दिया। वो मेरे सामने बैठ गई। वो मुझसे कहने लगी कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई भी मुझ पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। जान पहचान के लोग तो वैसे भी ऐसे मौके पर बिल्कुल नज़र फेर लेते हैं। मुझ जैसी गरीब लड़की को कौन पैसे देता, जहाँ से पैसे वापस मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। वो मेरे सामने बैठी
मुझे अपनी कहानी सुनाने लगी। कहने लगी, मेरी माँ मर चुकी है, कोई भाई बहन भी नहीं है, सिर्फ एक बूढ़े पिता हैं, वो भी बीमार रहते हैं, इकलौता वही मेरा सहारा है। खाना पीना तो जैसे तैसे हो ही रहा था, मगर मेरे पिता बहुत बीमार हो गए। उनका इलाज नहीं करवाया तो मेरे पिता भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। वो फूट फूट कर रोने लगी थी और बार बार मुझे थैंक यू कर रही थी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है तो फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे पिता का इलाज करवाऊंगा। भगवान ने चाहा तो वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैंने उस लड़की को देखकर बैठे बैठे फैसला किया था। उस लड़की ने सवाल करते हुए अंदाज में मेरी तरफ देखा। उस लड़की को जरूर मेरा हुलिया देखकर मुझ पर यकीन हो गया था कि मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, इसलिए वो मेरे सामने बहुत बेफिक्र बैठी हुई थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे पिता का इलाज करवाऊँगा, इसके बदले में तुम्हें मुझसे फ्रेंडशिप करनी होगी। एक पल के लिए वो लड़की बहुत हैरान हो गई थी। मैंने उसे कहा कि हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां होती हैं। शादी के एक हफ्ते बाद ही मेरी पत्नी से मेरे झगड़े शुरू हो गए थे और अब वो लाचार हो गई। मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था, मगर हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सका और हम दोनों के बीच दूरियां ही बढ़ गई। मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ। मुझे भी किसी के सहारे की ज़रूरत है और तुम भी अपने पिता की वजह से परेशान हो। फ्रेंडशिप से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि हम दोनों आपस में बातचीत कर लिया करेंगे और एक दूसरे का गम बांट लिया करेंगे, तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा। मैंने इस लड़की को सफाई दी तो वो फ़ौरन मान गई थी। कहने लगी, ठीक है तुषार जी, वैसे भी आप मेरे मददगार हैं, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूँगी। मैं तो खुश हो गया था। निधि जैसी नखरे वाली लड़की से शादी करने के लिए मैं मरा जा रहा था, जिसकी मोहब्बत पाने के लिए मैंने उससे शादी की थी, मगर वो मुझे शादी के बाद मोहब्बत नहीं दे सकी थी। लेकिन अब इस कम उम्र की लड़की को देखकर लगा, जो सुकून इस लड़की में है वो सुकून मुझे अपनी पत्नी के साथ क्यों नहीं मिलता। वह लड़की मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई। रास्ते में मुझे अपने बारे में बताने लगी। उसने अपना नाम मुझे वर्तिका बताया था और छोटे मोटे घरों में काम करके अपना पेट पाल रही थी। उसकी हर बात सच थी। उसके पिता सच में बीमार थे और बिस्तर पर पड़े हुए थे। डॉक्टर ने इलाज के लिए 50,000 रुपये मांगे थे। मैंने 50,000 रुपये डॉक्टर को दे दिए थे। उसके बाद मैं अस्पताल से निकल आया था। वर्तिका बहुत मासूम और खूबसूरत लड़की थी। इसको देखकर तो मेरा दिल जोश से भर गया था। कुछ पैसे मैंने उसे घर खर्च के लिए दे दिए थे। वर्तिका के पिता का इलाज शुरू हो गया था। वो तो मेरी गुलाम बन गई। कहने लगी कि अगर आपको किसी भी काम के लिए मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं हर हाल में आपका एहसान का बदला चुका कर ही रहूँगी। वो मुझे यकीन दिला रही थी, जबकि मैं तो उसके खूबसूरत शरीर पर नज़र गड़ाए खड़ा हुआ था। मैं बाहर निधि से हटकर किसी लड़की में इंटरेस्ट ले रहा था। वर्तिका का बात करना ही मेरी सारी थकान और परेशानी को दूर कर गया था। घर पहुंचा तो निधि हर बार की तरह गुस्से में मुंह फुलाए बैठी हुई थी। अब तो उसे घर का भी कोई काम नहीं करना पड़ता था। मैं जैसे ही उसके करीब जाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता तो वो मेरे हाथ को झटक दिया करती थी। मुझे भी अब उसके लड़ने झगड़ने और रोने की कोई परवाह नहीं थी। उसको हर बार मेरी माँ और बहन की शिकायत रहती थी। इसके अलावा उसे कोई और काम नहीं था। मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया था। वर्तिका के पिता ठीक होकर घर जा चुके थे। हम दोनों की फ़ोन पर बातें होने लगी थी। मैं उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए हमेशा उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता रहता था, ताकि उसकी हमदर्दी हासिल कर सकूं। एक दिन वर्तिका ने मुझे रोते हुए बताया कि वो जिस घर में काम करती है वो लोग आजकल उसके काम में बहुत कमियां निकालने लगे हैं। उसने कहा कि पहले ही मुझे बहुत कम पैसे मिलते हैं, अब तो पिताजी की बीमारी में मुझे और पैसों की ज़रूरत है और मुझे डर है कि वो लोग मुझे काम से ही ना निकाल दें। वर्तिका की बात पर मुझे अचानक ख्याल आया। मैंने उससे कहा कि तुम वहाँ से काम छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने घर काम पर रख लूँगा। तुम्हें सिर्फ हमारे घर की देखभाल करनी है। मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, बहन पढ़ाई में लगी रहती है और मेरी पत्नी लाचार है। इस वजह से घर के काम में कुछ दिक्कत हो रही है। वैसे तो मेरी मम्मी काफ़ी काम करती है, लेकिन तुम उनका हाथ बटा दिया करो। मैं तुम पर घर का ज़्यादा बोझ नहीं डालूंगा और पैसे भी सही दूंगा। वर्तिका ने मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली थी। वो अगले दिन हमारे घर आई तो मैंने अपनी मम्मी और बहन को इसके बारे में बता दिया था। मेरी मम्मी और बहन तो वर्तिका को देखकर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि वो तो इन फ्यूचर मेरे लिए ऐसी ही लड़की तलाश करना चाहती थी। मगर मेरी पत्नी तो निधि बन चुकी थी। मेरी पत्नी तो वर्तिका को घूरती हुई नज़रों से देख रही थी। मैं जानता था
वो भी मेरी तरह वर्तिका की खूबसूरती से चौंक गई थी। वर्तिका के गेटअप से लग नहीं रहा था कि वो लोगों के घरों में काम करने वाली लड़की है। मेरी पत्नी सिर्फ एक तरफ बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। वर्तिका के आ जाने से मेरी मम्मी को भी काफ़ी सहारा मिल गया था और वो उसके साथ बहुत खुश थी। मम्मी का कहना था कि वर्तिका के आ जाने से मुझे बहुत आराम मिल गया। मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है। मैं हमेशा वर्तिका के साथ हमदर्दी जताता था और उसके बहाने बहाने से करीब होने लगा था। कभी कभी बातों ही बातों में मैं उसका हाथ थाम लेता। वो मुझे अपना मददगार समझती थी, इसलिए मेरी हरकत उसे बुरी नहीं लगती थी। मुझे भी खूब हवा मिल रही थी। अपनी पत्नी से तो वैसे भी मेरा दिल भर चुका था। मैं वर्तिका की मोहब्बत हासिल करने लगा। हम काफ़ी देर तक अकेले बैठकर बातें करते रहते थे। इस बात पर मेरी मम्मी और बहन को भी कोई दिक्कत नहीं थी और निधि हमेशा रूम में रहती थी। वो तो कभी बाहर आती ही नहीं थी। वर्तिका मुझे अपने घर की कहानी बताती रहती थी, जबकि मेरा इंटरेस्ट उसकी खूबसूरती पर होता था। मैं उसे कभी कभी गिफ्ट भी खरीद कर दे देता था और कभी उसे कपड़े भी लाकर दिया करता था। वो मेरे लाए हुए कपड़े पहनकर जब हमारे घर पर काम पर आती तो वो मुझे बहुत प्यारी लगती थी। मैं उसकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर देता था। वो शर्मा के मुस्कुराने लग जाती थी। मेरी नज़र में वर्तिका एक खूबसूरत खिलौना थी जिसे मैं अपनी मर्जी से जितना चाहता इस्तेमाल कर सकता था। मुझे निधि का कोई डर नहीं था। निधि ने मुझसे पूरी तरह से बातचीत करना बंद कर दी थी। मैं कमरे में जाता तो वो अपने मोबाइल में लगी रहती थी। अब तो उसने मेरी माँ और बहन की शिकायत करना भी छोड़ दी थी। उसकी तरफ से मुझे कुछ सुकून हो गया था। इधर वर्तिका की खूबसूरती ने मुझे पागल बना दिया था। मैं उसके साथ कुछ गलत करके अचानक उसे डराना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि वो बहुत मासूम लड़की है, इसलिए धीरे धीरे उससे फ्री होने लगा था। मगर अब मेरे लिए इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा था। मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई और पैसे के एहसान तले दबाता चला गया और उसके पिता के इलाज पर भी पैसे लगाने लगा। उसे महंगे महंगे गिफ्ट देने लगा। धीरे धीरे मैं वर्तिका के करीब होने लगा तो वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। हर बार उसे इग्नोर कर दिया था। एक दिन जब मैं घर आया तो मेरी मम्मी और मेरी बहन मेरे दादाजी के घर गई हुई थी। घर में सिर्फ निधि ही अकेली थी। मैं घर आया तो मुझे वर्तिका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं परेशान हो गया और बेकरार होकर उसे घर में हर जगह तलाश करने लगा। मैंने अपनी पत्नी से उसके बारे में पूछा तो मेरी पत्नी ने बताया कि वो स्टोर की सफाई कर रही है। निधि कहने लगी कि वर्तिका मुझे बता रही थी कि स्टोर रूम का सामान बहुत बिखरा हुआ है, इसलिए मैंने उसे स्टोर साफ करने के लिए कह दिया। वो स्टोर रूम ही साफ कर रही होगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैंने सुकून का सांस लिया था। मुझे लगा कहीं वर्तिका आज जल्दी तो नहीं चली गई। आज मैं स्पेशली वर्तिका के लिए ही जल्दी आया था, क्योंकि मुझे मेरी बहन कॉल करके बता चुकी थी कि वो लोग दादाजी के घर जा रहे हैं। मैंने सोचा मौका अच्छा होगा। निधि तो वैसे भी कमरे में ही रहती है, इस बहाने मैं वर्तिका के और करीब जाऊंगा। निधि के साथ कुछ देर बातें करके मैं बहाने से उठा और स्टोर रूम में पहुंच गया। इस छोटे से कमरे में वर्तिका पसीना पसीना हुई सफाई करने में बिजी थी। उसके चेहरे पर नमी और लाली छाई हुई थी। पीले बल्ब की रोशनी में उसका खूबसूरत शरीर दमक रहा था। उसने अपने दुपट्टे को एक साइड पर रखा हुआ था। मैं ठिठक कर उसके रूप की तरफ देखने लगा। इस हाल में मेरा ध्यान पूरा पूरा वर्तिका की तरफ था। मेरे लिए खुद पर काबू करना मुश्किल हो गया। मैंने खामोशी से अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और कदम बढ़ाकर वर्तिका के करीब हुआ। वो मुझे देखकर चौंक गई। घबराकर उसने अपना दुपट्टा उठाना चाहा, मगर मैंने उसे रोक दिया था। मैंने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता तुम इस तरह घर का काम करती हो। मेरे घर के लोगों ने तुम पर ज़्यादा ही काम का बोझ डाल दिया है। तुम गर्मी में सुबह से खड़े यहाँ पर तंग हो रही हो। मुझे पता होता तो निधि से स्टोर की सफाई करवाने से मना कर देता। मैं उसे कह दूंगा कि वो तुम्हें ऐसे काम ना बताया करे। मैंने बात करते हुए वर्तिका के चेहरे को टच किया तो वो हड़बड़ा कर पीछे हट गई थी। कहने लगी, मुझे किसी भी काम में परेशानी नहीं होती। मैंने खुद आपकी पत्नी से कहा था कि स्टोर रूम बहुत गंदा हो रहा है, मैं सफाई कर देती हूँ। वो मुझसे अभी बात कर ही रही थी। इतनी देर में मैंने उसका हाथ झटके से पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। वो फटी फटी नज़रों से मुझे देखने लगी। वो कांप रही थी। मैं उसको ज़बरदस्ती अपने करीब करने लगा। वो खुद को मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं कब से तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस दिन का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था। देखो, अगर तुम मेरी चाहत पूरी कर दोगी तो मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा।
मुझे मेरी पत्नी ने बहुत परेशान किया हुआ है। बस इस वजह से मैं ऐसा बन गया हूँ। मैंने उसको मजबूती के साथ अपनी बाहों में जकड़ लिया था। वो बहुत कोशिश कर रही थी खुद को मुझसे छुड़ाने की। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नज़र आ रही थी। वर्तिका कहने लगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मगर मैं उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। वर्तिका की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाह रहा था। इतनी ही देर में धड़ाम से दरवाज़ा खुला और मैं घबरा गया था। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो निधि दरवाजे पर खड़ी हुई थी। कुछ देर पहले मैंने वर्तिका को जैसे अपने करीब किया था, वो उसी हुलिये में मुझसे लिपटी हुई खड़ी थी। वर्तिका के बाल भी बिखरे हुए थे। उसे देखकर निधि आगे बढ़ी और उसने मेरे गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया था। निधि ने कहा कि ये सब क्या चल रहा है। मैंने उसे कहा कि तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है और तुम तो चल नहीं सकती हो, तो फिर तुम यहाँ तक कैसे आई? निधि कहने लगी, घटिया इंसान, तुमने मेरी मोहब्बत का फ़ायदा उठाया। मैंने कहा, निधि, ये लड़की ज़बरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। तुम चाहो तो इससे पूछ सकती हो। मैं तो बस स्टोर रूम में इसे देखने के लिए आया था कि ये सफाई किस तरह से कर रही है, मगर इसने मुझे अंदर खींच लिया और दरवाज़ा बंद करके ज़बरदस्ती मुझसे लिपट गई। मैंने सारा का सारा इल्ज़ाम वर्तिका पर लगा दिया था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को उसके पैरों पर खड़ा हुआ देखकर डर गया था। वो काफ़ी समय से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई थी। आज जिस तरह से वो मेरे सामने आई तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरी पत्नी कहने लगी, तुम हो ही घटिया इंसान, तुम्हारा पूरा परिवार ही ऐसा है। तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं तुमसे अभी और इसी समय डिवोर्स चाहती हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। निधि के ऐसे शब्द सुनकर मैं घबरा गया था। वर्तिका मेरे पीछे से निकलकर निधि के बराबर में जाकर खड़ी हो गई थी और रोते हुए कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता निधि, तुम्हारा पति मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। निधि कहने लगी कि चलो यहाँ से चलते हैं। मैं निधि के आगे हाथ जोड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर उसने ठान ली थी कि वो यहाँ से जाना ही चाहती है। मैंने निधि को बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ इस लड़की का किया धरा है। मैं रोते रोते उसके पैरों में गिर गया था और उससे कहा कि प्लीज़ निधि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। निधि कहने लगी, आखिर मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूँ? क्या तुमने मेरी बात का यकीन किया था? उसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गया था और सीधा खड़ा हो गया। मैंने कहा कि तुम्हारी बात का क्या मतलब है निधि? मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं सुनी? निधि कहने लगी, शादी के अगले ही दिन तुम्हारी बहन और माँ ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया। तुम्हारे पीछे वो लोग मुझसे घर के सारे काम करवाया करती थी। तुमने तो कभी ये भी ध्यान नहीं दिया कि मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाने की भी कोशिश की। मैंने हर बार तुम्हें उनकी बात बताने की कोशिश की, तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। हर बार तुमने मुझे डांट दिया और मुझसे हर बार नाराज़ होकर तुम अपने ऑफिस में रुकने लगे। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई थी, मगर तुमने मेरी मोहब्बत की शादी के बाद भी कदर नहीं की। तुमने हर बार अपनी माँ और बहन पर ही यकीन किया और हर बार मुझे गलत साबित कर दिया। इसलिए मैंने तंग आकर ये सब कुछ किया, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ भी कहती तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती थी। मैं लाचार बन गई और मैंने ही वर्तिका को तुम्हें कॉल करने के लिए कहा था। दरअसल तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने प्लानिंग की थी, ताकि तुम समझ जाओ कि अगर कोई आपकी बात पर यकीन ना करता हो तो कैसा महसूस होता है। मैं तुम्हें बता बता कर थक गई थी कि तुम्हारी माँ और बहन मुझ पर कितना अत्याचार करती हैं। तुम्हें नहीं पता कि एक दिन उन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा मारा था कि मैं अपने मायके शिकायत करने के लिए चली गई थी। मुझे लगा कि शायद मेरे पापा जब यहाँ तुमसे शिकायत करने के लिए आएंगे तो शायद तुम संभल जाओगे, मगर तुम तब भी नहीं समझे थे और उल्टा तुमने मुझे ही डांट दिया था। तभी से ही मेरे अंदर एक जुनून पैदा हो गया था कि मैं तुम्हें बताकर ही रहूँगी कि किसी की बात पर यकीन ना करने पर कैसा लगता है। आज मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूँ? क्या तुम इस लड़की के करीब आने की कोशिश नहीं कर रहे थे? वो तो अच्छा हुआ, ये सब मेरी प्लानिंग का हिस्सा था। इस वजह से ही तुम्हारी हकीकत के बारे में मुझे पता चल गया, नहीं तो तुम मुझे धोखा भी दे सकते हो। तुम तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते और इस लड़की के करीब हो गए। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मोहब्बत खोखली है, तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मेरी बात का भी मान रखते। तुम तो इस खूबसूरत लड़की के खूबसूरत चेहरे पर मर गए। ये मेरी दोस्त है और इसको ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। वर्तिका मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी और मेरी पत्नी अपनी आंखों में आंसू लिए रो रही थी और कह रही थी कि मैं लाचार नहीं हूँ, मैंने सिर्फ ऐसा करने की एक्टिंग की ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूँ।
मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना। तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत ही घटिया लोग हो। मैंने निधि से कहा कि निधि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। निधि कहने लगी, तुम भी बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो, जैसे उन्हें खूबसूरत लड़की अपने बेटे के लिए चाहिए थी। तुमने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। अगर तुम्हें अपनी माँ के कहने के मुताबिक खूबसूरत लड़कियाँ पसंद हैं तो तुम्हें उनसे ही शादी करनी चाहिए थी। मुझसे शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? तुम्हारी माँ का भी यही कहना है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे कभी घर में नहीं टिकने देंगी। तभी तो वो मुझ पर अत्याचार करती रहती थी। जब उन्हें पता चला कि मैं लाचार हो गई हूँ तो वो बहुत खुश हुई थी और उन्होंने सोच लिया था कि अब वो जल्दी अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगी। निधि कहने लगी कि मैं घर को छोड़कर जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैंने निधि को रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर वर्तिका और निधि दोनों वहाँ से जा चुकी थी। मैं इन दोनों की बातों में फंस गया था। दरअसल डॉक्टर भी इनका ही दोस्त था, जिसने मुझे ये रिपोर्ट दी थी कि निधि लाचार है। निधि बिल्कुल ठीक थी और ये सब कुछ मुझे सबक सिखाने के लिए कर रही थी। मैंने निधि को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं रुकी और उसने अगले दिन कोर्ट के थ्रू मुझसे डिवोर्स मांग ली थी और मजबूरन मुझे उसे डिवोर्स देनी पड़ गई थी। मेरी गलती थी कि मैं निधि को छोड़कर वर्तिका के पीछे पड़ गया था और कभी मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। उस पर मेरी मम्मी ने बहुत अत्याचार किए थे और मैंने कभी उसकी बात का यकीन ही नहीं किया। मुझे आज बहुत अफसोस होता है, मैंने कभी उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं किया। तभी तो उसने इतना बड़ा कदम उठाया था। हम दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मेरी मम्मी जब घर आई तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया और मैंने उनसे सारे संबंध ख़त्म कर दिए, क्योंकि एक वही थी जिनको शुरू से ही निधि पसंद नहीं थी। इसलिए तो उन्होंने निधि पर इतने जुल्म किए थे ताकि वो खुद मुझे छोड़कर चली जाए, मगर वो फिर भी उसके अत्याचार बर्दाश्त करती रही। निधि एक बहुत अच्छी लड़की थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। शायद उस जैसी पत्नी मुझे कभी नहीं मिल सकती। मेरी मम्मी और बहन ने निधि के साथ जो कुछ किया था, आज उसकी सज़ा उन्हें मिल गई थी। मेरी बहन की जब शादी हुई तो उसे ससुराल अच्छी नहीं मिली और मेरी माँ अब बीमार रहने लगी थी। मम्मी का कहना था कि मैं शादी कर लूँ, मगर मैं शादी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं शायद किसी और के काबिल नहीं हूँ। मैं आज भी अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और आज भी निधि से माफ़ी मांगता हूँ। निधि ने मुझसे सारे संबंध ख़त्म कर दिए और वो अपनी फैमिली के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें हमेशा एक इंसान की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। दोनों लोगों की बात सुनकर शांत दिमाग से उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि किसी एक इंसान की बात पर ध्यान देना चाहिए जो आपको पूरी तरह से झूठी झूठी बातें बताए। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का हाल भी तुषार के जैसा हो जाए, जो एक तरफा बातों में आकर अपनी पत्नी को खो चुका है। अगर आप लोगों की पत्नी गलत है, आपको अपनी माँ की भी सुननी चाहिए, और अगर आपकी माँ गलत है तो आपको अपनी पत्नी की भी बात सुननी चाहिए। दोनों की ही बात सुनकर फैसला करना चाहिए, तभी बात का असल सोल्यूशन निकलता है। आप दोनों की ही बात पर यकीन करें और दोनों को सपोर्ट करें, दोनों को एक जगह बिठाकर समझाएं। इस तरह से ही आपका घर बच सकेगा, वरना आप लोगों की हालत भी तुषार के जैसी ही हो सकती है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।